प्रथम अंक में चाणक्य, आचार्य चाणक्य की कुटिया बताई है कि एकदम छोटी सी कुटिया है, एकदम थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, बस वहीं पर बैठकर वो अपना लोगों से मिलते थे, प्रजा के दुख सुख को सुनते थे, और वो कैसे अपनी गुत्थियां सुलझाते थे। वे अकेले एक हवन करते थे और उसी में अपनी राजनीतिक गुत्थियां सुलझाते थे। तो प्रथम अंक में पहले उनके दो शिष्य बताए हैं, सारंग और हिमांशु। हम बाद में हर अंक का अलग अलग हम विवरण करेंगे, पर पहले पूरे नाटक में पात्र परिचय और उनके क्या काम है वो मैं बता रही हूँ। तो सारंग और हिमांशु उनके लिए लकड़ियाँ लेकर आए हैं और बैठे हैं, और तभी एक दो लोग, मतलब रोहिणी और सोमदत्त, उनसे मिलने आते हैं आचार्य चाणक्य से। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की उन्हें चिंता है और वो बात करना चाहते हैं। पर अब इसमें क्या बताया है कि आचार्य चाणक्य तो इतने मतलब ज्ञानी थे, और उन्हें हर अपने राज्य में क्या हो रहा है उस सब की भी खबर रहती थी, क्योंकि उनके गुप्तचर हर जगह फैले हुए थे। तो वो जब भी, और वो रोहिणी सोचती है इतने बड़े आचार्य हमसे कैसे मिलेंगे, तब वो हिमांशु और सारंग कहते हैं नहीं, वो तो सबका दुख सुनते हैं और उनको दूर भी करते हैं। वो बाद में जब वे आते हैं आचार्य चाणक्य, तो वो अब चाणक्य ही उनसे क्वेश्चन करते हैं, हाँ आप किस लिए आए हो, वो सब वही बताते हैं, उन वो सब तो हाँ हाँ में जवाब देते हैं। तो इसमें ऐसा ही बताया है कि वो पहले से समाज में अपने राज्य में क्या हो रहा है और उसे अब उस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो उनके दिमाग में पहले से ही रहता है। तो इसमें उस सब का वर्णन किया गया है। और फिर एक इसमें ही एक मतलब अपराजिता, जो मैंने बताया ना कि सोमदत्त और रोहिणी की बेटी अपराजिता की शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके घर से उसके सब कपड़े जेवर सब चोरी हो गए थे। क्यों हुए थे? कि वो एक लड़की से, एक पहले उसकी एक लड़के से शादी तय हुई थी, और वो उसका नाम है रवि सेन। रवि सेन भी उसे बहुत पसंद करता था और उसने यही सोच लिया था कि इससे अगर शादी नहीं हुई तो किसी से भी नहीं करूँगा। पर रवि सेन के पिता वो उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। तो रवि सेन ने कुछ भी उनसे पूछा नहीं, पर अंदर ही अंदर दुखी होता रहा, एकदम चुप हो गया था। फिर उसने सोचा कि अच्छा, अब उसकी जब अपराजिता की दूसरी से शादी तय हुई दूसरे से, तो उस दिन उसने सामान चोरी कर लिया ताकि उसकी शादी न हो सके। तो इस तरह चाणक्य फिर कैसे इस सब गुत्थी को सुलझाते हैं, और क्योंकि राज्य का तो दंड क्या था कि दोनों हाथ काटे जाएं चोर के, पर कैसे वह अपनी उसके दंड कम किया जाता है, वो है प्रथम अंक में। इतने लोग हैं प्रथम अंक में। फिर सेकंड में है, सेकंड में चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, हाँ और एक बात है इसमें जो मेन बात है कि कुसुमपुर में नंद वंश का शासन था, नंद का शासन था, और चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने पूरे नंद वंश को समाप्त कर दिया था। और इसीलिए जब, अब इसमें पहले अंक में बताया ना वो दोनों सारंग और ये, तो ये दोनों हिमांशु भी यही बात कर रहे होते हैं। जब उसके पैर में, एक के पैर में तिनका चुभता है तो दूसरा उसे निकालता है, तो वो कहता है मैंने देखो तिनका ऐसे निकाला जैसे आचार्य चाणक्य ने पूरे नंद वंश को ही निकाल दिया था। पर वो कहते हैं कि जब चाणक्य, आचार्य चाणक्य के पैर में घास चुभी थी, ये कुश चुभा था, जो उसे भी कुश का तिनका चुभा ना घास का, तो वो कहते हैं जब उनके पैरों में चुभा था ना, तो उन्होंने तो पूरे कुश को ही समाप्त कर दिया था, और उसमें एक ऐसी चीज डाली थी जिससे कि वह फिर से कभी उग भी ना सके। तो अब तुम उन्हें मत बोलना, नहीं तो फिर वो यही काम फिर से शुरू कर देंगे कि ये कुश फिर से कहाँ से आई। ये तो हुआ प्रथम अंक का। और एक इसमें है कि वो आगे भी चलेगी स्टोरी, कि नंद वंश के जो महामंत्री, उनका नाम हमें नहीं बताया इसमें, पर नंद वंश के जो महामंत्री हैं उसे चाणक्य ने राक्षस नाम दे रखा था। तो वो इस नाटक में उसे राक्षस नाम से ही पुकारा गया है, पर उनका असली नाम नहीं बताया है। पर उनका नाम किसने रखा था ये राक्षस? आचार्य
चाणक्य ने। अब जो दूसरा अंक है रात्रि का अंतिम पहर है, और एक पुरुषदत्त और भद्रभट्ट एक मशाल लिए। अब वो कहाँ पर है, जो राक्षस मैंने बताया ना, वो राक्षस की एक कुटिया है कहाँ पर, कुसुमपुर के थोड़ा दूर जंगल में वो राक्षस रहते थे, जो जिस नंद वंश को समाप्त किया था ना, उसके महामंत्री। अब वहाँ अब ये पहरा दे रहे हैं कौन, भद्रभट्ट और पुरुषदत्त। पुरुषदत्त और भद्रभट्ट। अब इसमें बताया है कि पुरुषदत्त जो हैं वो घोड़ों के अध्यक्ष हैं, यानी अश्वाध्यक्ष, और भद्रभट्ट जो हैं वो हाथियों के अध्यक्ष हैं, यानी गजाध्यक्ष। इसके किसके, राक्षस के राज्य के। अभी पहले वे आचार्य चाणक्य के साथ थे, पर जब आचार्य चाणक्य ने उनका अपमान किया या उनको जो पसंद नहीं आया तो वे वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। पर राक्षस ने उन्हें पनाह दी, और जो उनका पद वहाँ पर था, गजाध्यक्ष और ये अश्वाध्यक्ष, वही पद उन्हें अपने राज्य में दिया। तो अब वे यहाँ पर आए, वहाँ मशाल लेकर देख रहे हैं कि कोई तो नहीं है ना, ऐसा वो भी मतलब समझो उनके गुप्तचर ही हैं। तो अब वे वहाँ देख रहे हैं, तभी उन्हें आवाज़ आती है किसी की, तो वे पीछे छुप जाते हैं। तब देखते हैं, और तब वहाँ पर उसी जगह पर दो लोग आए हैं। अब दो लोग, एक है बालगुप्त और एक है सुवासिनी। अब बालगुप्त एक राजा हैं, जिसे अभी इन्होंने राक्षस ने बुलाया है बालगुप्त को। क्यों बुलाया, कि पहले उन्हें भी अपने उससे पता चला था कि सुवासिनी का अपहरण होने वाला है। अब सुवासिनी कौन है, जो राजा नंद थे उनकी राज नर्तकी थी सुवासिनी। राज नर्तकी, अब राजमहलों में जो नृत्य करती थी वो थी। तो उन्हें एक खास दर्जा दे रखा था नंद ने, राजा नंद ने उन्हें उसे एक खास दर्जा दे रखा था। तो अब उसका अपहरण होने वाला है, ऐसा उन्हें आभास हुआ था, और उन्होंने बालगुप्त को उसे बचाने के लिए भेजा था। तो अब बालगुप्त ने सुवासिनी को बचा लिया। अब बालगुप्त और सुवासिनी आपस में यहाँ बात कर रहे हैं, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो क्या हो जाता। चाणक्य के गुप्तचर ने तो सोच ही रखा था कि मेरा अपहरण करने वाले थे, और उन्होंने आप पर वार भी किया। तो बालगुप्त कहते हैं, गुप्तचरों में वैसे भी कितनी ताकत रहती है, उन्होंने अपनी दंतिका से वार किया, मैंने भी अपना अस्त्र फेंका, और वो लोग डर कर भाग गए। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया, और अच्छा हुआ कि राक्षस ने मुझे यह बताया था कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो मैं समय पर पहुंच गया। वो राज नर्तकी बार बार उनका आभार करती है, और बालगुप्त भी उसकी तारीफ करते हैं कि ऐसे कैसे नहीं बचा सकता था, तुम तो वहाँ उस राजा नंद की मतलब खास नर्तकी थी, और तो तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह वो लोग बात कर रहे हैं, तभी सुवासिनी को लगता है कि कोई यहाँ पर है। तब पुरुषदत्त और भद्रभट्ट बाहर आते हैं। बालगुप्त पूछते हैं तुम कौन हो, वो अपनी पहचान बताते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहते हैं कि मैं राजा मलय केतु राक्षस के पास आना चाहते थे, मतलब राक्षस ने ही उन्हें बुलाया था, तो मलय केतु का संदेश देने आया हूँ कि वे जल्द ही आ रहे हैं। बताने आए थे कि जल्दी ही मलय केतु राजा राक्षस से मिलने आ रहे हैं। तो बालगुप्त कहते हैं अच्छा तुम चिंता मत करो, अब तुम आराम करो, हम वैसे भी अभी राक्षस से मिल रहे हैं, तो मैं बता दूंगा। वो कहते हैं ठीक है। अब इसमें मलय केतु, बालगुप्त और राक्षस, अब इन तीनों का क्या है, ये तीनों मिलकर, और चौथा कौन, राजनर्तकी सुवासिनी, ये सब मिलकर चाणक्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो राक्षस ने इसीलिए बालगुप्त और मलय केतु को बुलाया है। अब मलय केतु का क्या है, मतलब उसकी उनसे क्या दुश्मनी है आचार्य चाणक्य से, क्यों वे इनसे मिल रहे हैं,
तो मलय केतु जो है, मलय केतु के पिता राजा पर्वतक थे। राजा पर्वतक को आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था कि तुम अपनी सेना लेकर मुझे जिता दो। कुसुमपुर, नंदवंश को भी समाप्त करना था ना, तो कुसुमपुर में हमें जिता दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। अपनी सेना लेकर राजा पर्वतक ने उनकी जीत करवा दी। अब जब आधा राज्य देने की बात आई तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से इतना प्रसन्न हूँ कि हम एक महोत्सव करेंगे। अब वो महोत्सव किया गया, वो भी बहुत, राजा पर्वतक बहुत खुश हुए कि हाँ मेरे इसमें जश्न किया गया है। अब उसमें जो उन्होंने एक नर्तकी को, एक विष कन्या को बुलाया और उसका डांस जो नृत्य करवाया होगा, और उसके बाद उसे विष पिला, मतलब उन्होंने, वो कहते हैं राजा पर्वतक को इतना आसव पान करवाया कि राजा नंद की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो वो सब खेल था ताकि उन्हें आधा राज्य न देना पड़े। तो ये राक्षस कहते हैं हमें उसका भी तो बदला लेना है। तो मलय केतु कहते हैं हाँ हाँ, मैं मेरे पिता के इससे बहुत दुखी हूँ। और वो भी ये भी कहते हैं राक्षस, हाँ मैं मेरे राजा नंद का भी तो इन्होंने, नंद को भी इन्होंने खत्म किया ना, तो हम सब मिलकर उनसे बदला लेंगे। इस तरह अब वो योजना बनाते हैं कि कैसे तुम्हारी सेना क्या काम करेगी, गज सेना इधर होगी, ये होगी, वो सब निर्धारित करते हैं। और उसमें अब वे राज नर्तकी सुहासिनी से क्या सहायता मांगते हैं। अब इसमें क्या बताया कि राक्षस राज नर्तकी की बहुत तारीफ करते हैं, और राज नर्तकी भी कहती है कि हाँ मैं तो नंद वंश में थी, नंद की राज नर्तकी जरूर थी, पर मैं इसीलिए नृत्य करती थी क्योंकि जो पुरस्कार मुझे मिलता था वो आपके हाथ से मिलता था। किसके हाथ से? राक्षस के हाथ से। तो वो राक्षस की तारीफ करती है और वो कहती है कि मेरा, और राक्षस भी कहते हैं मेरा ध्यान भी सिर्फ तुम पर रहता था। और दोनों अपने थोड़ा प्रेम का ये एक दूसरे से इजहार करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ अब तो फिर तुम मेरी प्रणयनी हो गई। प्रणय वैसे तो होता है मिलाप, प्रणय शादी भी होता है, तो मतलब तुम मेरे साथ ही हो गई अभी, तो हम दोनों मिलकर इस आचार्य चाणक्य से बदला लेंगे। अब इस तरह दोनों अपने अपने राजनर्तकी को वो कहते हैं, फिर वो नर्तकी से कहते हैं कि अच्छा फिर तुम है ना वहाँ पे नृत्य करोगी, तो वो कहती है मैं तो किसी के सामने, आपके अलावा मैं किसी के सामने भी नृत्य नहीं करूँगी। पर बाद में वो किसे भेजते हैं, वो तृतीय अंक में है, और वो वहाँ पर अब किससे बुला रहे हैं? वसुगुप्त को। वसुगुप्त अब कौन है? राक्षस का गुप्तचर। अब थर्ड अंक, वसुगुप्त को सिर्फ बता रहे हैं अपनी योजना क्या है और किस विष कन्या को अब हमें भेजना है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त से बदला लेने के लिए। अब थर्ड अंक में है वसुगुप्त। वसुगुप्त और यशोवर्मन वो बातें कर रहे हैं दोनों आपस में थर्ड अंक में। फर्स्ट अंक में है किसने बातें की, पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ कि हिमांशु और सारंग जो उनके शिष्य हैं, और उसके पैर में ये चुभ गया और वो दोनों बात कर रहे हैं, फिर रोहिणी और ये आते हैं। सेकंड अंक में पहले बातें कौन कर रहे हैं? पुरुषदत्त और भद्रभट्ट। अब थर्ड अंक में है वसुगुप्त और यशोवर्मन। वसुगुप्त और यशोवर्मन आपस में, अब वसुगुप्त, अब यहाँ पर कौन आ रहे हैं? चंद्रगुप्त आ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त का स्वागत कुसुमपुर में, कुसुमपुर का दृश्य है, चंद्रगुप्त का स्वागत करने के लिए पूरा कोलाहल हो रहा है, पूरी प्रजा वहाँ पर इकट्ठा हुई है, और ये एक अपने कमरे में वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वसुगुप्त कहते हैं वाह वाह क्या। अब वसुगुप्त पहले ही पता है हमें कि वो किसके गुप्तचर हैं? राक्षस के। तो अब वे जानबूझकर बार बार चंद्रगुप्त की तारीफ करते हैं, हाँ कितना कोलाहल, कितना अच्छा उनका
उनके लिए लोग सब हुए हैं। तो इसी से पता चलता है कि नंद वंश पर अब किसी को भी मतलब सब लोग नंद वंश से जो दुखी थे और अब चंद्रगुप्त से कितने प्रसन्न हैं। पर यशोवर्मन बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई सही नहीं है। हो सकता है कि इस कोलाहल में भी कौन हो, राक्षस के गुप्तचर हो सकते हैं। अब यशोवर्मन को तो नहीं पता ना कि वसुगुप्त उसके गुप्तचर हैं, पर वो कहते हैं क्योंकि यशोवर्मन को थोड़ा थोड़ा संदेह रहता ही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो संदेह है कि इसमें कोई ना कोई, चाहे धूमकेतु की रेखा हो, पर धूमकेतु की रेखा भी क्या लाती है, संदेह और भय और आशंका, अमंगल ही लाती है। तो वो वसुगुप्त कहते हैं, पर उसे तो उन्होंने समाप्त कर दिया ना आचार्य चाणक्य ने। नहीं, समाप्त चाहे हो गया हो यहाँ से, पर फिर भी वो किसी न किसी जगह अलग अलग तो रहते ही हैं, एक साथ नहीं तो अलग अलग तो हैं ही। फिर यशोवर्मन कहते हैं कि हाँ, इस उत्साह के बीच ऐसे भी कंठ हो सकते हैं जिनमें परिहास की ध्वनि हो, यानी बदला लेने का हो। पर वसुगुप्त बार बार कहते हैं नहीं, तुम हम सबके पास भी पहचानने वाली आंखें हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम उसे पहचान लेंगे। इस तरह से अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और फिर दोनों अब इसमें चंद्रगुप्त के का परिचय दिया है कि चंद्रगुप्त कैसे दिख रहे हैं। अब वो आ रहे हैं ना, पास पास आ रहे हैं, तो उन्हें नज़र आ रहा है कि चंद्रगुप्त कैसे दिख रहे हैं। उनकी भौं में स्वाभाविक रूप से बल पड़े हुए हैं और घुंघराले बाल हैं, मुकुट है और कलगी है सिर पर और आंखें उनकी झुकी हुई हैं, ऐसे वो सब देख रहे हैं और सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। अब आगे बताया है कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त वसुगुप्त और यशोवर्मन दोनों से बात कर रहे हैं, पर वसुगुप्त क्या है कि वो अभी उन्हें अपनी बातों में उन्हें लाना है ना चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त की बार बार तारीफ करते हैं और कहते हैं कैसे कितना अच्छा आपने नंदवंश को समाप्त किया। ये सब चाणक्य की तारीफ करते हैं, आचार्य चाणक्य की। चंद्रगुप्त भी आचार्य चाणक्य के बारे में बताते हैं, हाँ, उनकी सूझबूझ का तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि अब जो भी, अब फिर वो ये वसुगुप्त उन्हें ये सलाह देते हैं कि हम एक कौमुदी महोत्सव रखें आपके इसके लिए। आप पहली राज घोषणा, अब पहली बार आ रहे हैं ना वो, तो आप पहली राज घोषणा ये कीजिए कि हम अपने राज्य में कौमुदी महोत्सव रखेंगे, तो प्रजा खुश होगी कि हाँ, कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो मान जाते हैं चंद्रगुप्त। यशोवर्मन फिर भी बार बार कह रहे हैं नहीं, जो भी है आप आचार्य चाणक्य से बात कीजिए। फिर अब वसुगुप्त उन्हें ये भी कहते हैं कि अब उसमें एक नर्तकी तो होनी चाहिए, तभी उस महोत्सव का आनंद आ सकता है। तो यशोवर्मन तब भी कहते हैं कि नहीं, आप पहले चाणक्य से बात कीजिए, पर वो नहीं करते। और वो अब इनको वसुगुप्त को उन्होंने क्या बनाया है, यहाँ का समाहर्ता, राज्य का नवीन समाहर्ता। और जो यशोवर्मन है वो है यहाँ के अंतपाल। अब जब इन्हें नवीन समाहर्ता बनाया ना, उसमें भी उन्होंने आचार्य चाणक्य से राय नहीं ली थी। वो कह रहे हैं कि वो व्यस्त होंगे, तो अभी उनको इतने के लिए क्यों परेशान करना। अब इसमें नर्तकी का भी हो गया। नर्तकी वो कहते हैं कि हाँ, मैंने वो जब वसुगुप्त कहते हैं हाँ ठीक है, नर्तकी को भी बुलाएंगे, तो वो कहते हैं वो उधर ही है दूसरे कक्ष में, मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तुमने समय से पहले ही सब काम कर लेते हो। तो वो बहुत खुश होते हैं उससे कि हाँ, तुम समय से पहले ही मेरी इच्छाओं से पूर्व ही कार्य कर लेते हो। तब चंद्रगुप्त को कौन याद आता है, इस अवसर पर वो कहते हैं मुझे तक्षशिला का स्मरण हो जाता है। अब ये ध्यान से सुनना, तक्षशिला में, अब इसमें से भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि उस तक्षशिला में कितने विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विषयों की 18 विषयों की, 18 सब्जेक्ट यानी 18 सब्जेक्ट, और सहस्त्रों विद्यार्थी थे, हजारों विद्यार्थी थे। वहीं पर वो कहते हैं मेरे एक मित्र थे, तुमने भी उनका नाम सुना होगा, प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ कात्यायन। तो प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ कौन है, कात्यायन। वो किनके मित्र थे, चंद्रगुप्त के। फिर है वसुगुप्त कहते हैं वे तो व्याकरण निर्माता पाणिनि के शिष्य थे।
तो अब व्याकरण का निर्माता कौन है? पाणिनि। ये एक क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क का। तो उनके शिष्य हैं ये कौन? कात्यायन। चंद्रगुप्त कहते हैं हाँ, और मैंने आयुर्वेद, धनुर्वेद और शल्य सीखता था ना, जो भी सब उन्होंने शस्त्र ज्ञान शास्त्र सब जो सीखा है वो है, और इन्हीं से सीखा है। और कात्यायन वेद और व्याकरण। वो कहते हैं चंद्रगुप्त, मैं आयुर्वेद, धनुर्वेद और शल्य सीखता था, और कात्यायन क्या सीखते थे? वेद और व्याकरण। कात्यायन किसके ये हैं? प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ, प्रसिद्ध संस्कृत के ज्ञानी जो हैं वो कौन है? कात्यायन। तो अब है उसी प्रकार तुम्हारे कार्य भी मेरी इच्छा के पूर्वी हो जाते हैं। जैसे पाणिनि के व्याकरण सूत्र भाषा और साहित्य के पूर्वी चलते थे। पाणिनि के जो व्याकरण था, सूत्र थे, वो समय से पहले ही चलते थे। इसी तरह तुम्हारे कार्य भी पहले ही मेरी इच्छा के पूर्वी हो गए। वसुगुप्त कहते हैं हाँ, आप मुझे आदर देते हैं, ये तो प्रभु। और चंद्रगुप्त कहते हैं यही आचार्य चाणक्य से मैत्री हुई। कहाँ पर? तक्षशिला में। और नीति निष्णांत आचार्य चाणक्य के समान बुद्धि और अंतर्दृष्टि आज समस्त आर्यवर्त में एक भी व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब जितनी बुद्धि और विलक्षण शक्ति उनके पास है वो आर्यवर्त में कहीं भी नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि वे मेरे आचार्य और महामंत्री हैं। और इसी तरह यशोवर्मन भी उनका गुणगान करते हैं आचार्य का, कि आचार्य चाणक्य तो राजनीति में भी निपुण है, राजनीति के साथ आयुर्वेदिक आदि का भी ज्ञान रखते हैं। तभी तो उन्होंने किसी को तक्षशिला में, जब किसी को नेत्र पीड़ा हुई थी ना राजकुमार को, तो उसे भी बचाया था। चंद्रगुप्त कहते हैं हाँ, मैं सब जानता हूँ। तक्षशिला शासक उन्हें तक्षशिला में ही रखना चाहता था, किंतु उन्होंने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम दोनों एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। तो इस तरह अब ये लोग सब तारीफ करते हैं, और अंत में क्या निश्चय होता है कि उस नर्तकी को नृत्य के लिए बुलाया जाए। अब कौमुदी महोत्सव शुरू हो गया है, नर्तकी ने नृत्य स्टार्ट किया है। अब जब उसका नृत्य खत्म होता है तो ये बहुत खुश होते हैं चंद्रगुप्त, और उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। उससे पहले ही जब कौमुदी महोत्सव होने वाला है ना, तो यशोवर्मन कहते हैं कि आप इस कौमुदी महोत्सव में तो आचार्य चाणक्य को बुलाइए। तो वो पहले तो हंसते हैं, मतलब आचार्य हैं तो उन ब्राह्मणों का उनका क्या काम ऐसे मनोरंजन के इसमें। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, वो राजनीति की गुत्थियाँ और ये सब सुलझाने के लिए इतने उसी में ही लगे रहते हैं, ठीक है उनका भी मनोरंजन हो जाएगा, बुला लो। तो अब जब कौमुदी महोत्सव आरंभ हो चुका है और नर्तकी ने नृत्य कर लिया है, अब उस नर्तकी का नाम है अलका। वो कौन थी? एक विष कन्या थी। नृत्य हो गया है और ये आते हैं आचार्य चाणक्य, जब वो पुरस्कार देने वाले होते हैं ना चंद्रगुप्त, तभी आचार्य चाणक्य आते हैं और कहते हैं ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, और वसुगुप्त और अलका को बंदी बना लो। तब अब इनमें क्या वाद विवाद होता है। चंद्रगुप्त नाराज हो जाते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी पहली राज घोषणा थी कि कौमुदी महोत्सव की मैंने घोषणा की थी, और उसमें नर्तकी ने मनोरंजन करवाया है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब वो आचार्य चाणक्य बार बार कहते हैं तुम नहीं जानते, तुम्हारी ये जिद है कि तुमने ये ऐसा काम किया है, पर तुमने बहुत गलत किया है। तुम श्मशान को जा सकते थे, मतलब तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी अगर अभी ये नर्तकी तुम्हारे पास आ जाती। पर चंद्रगुप्त ये मानने को तैयार नहीं है। आप इस तरह इन सब का अपमान कैसे कर सकते हैं। और चंद्रगुप्त कहते हैं कोई नारी बलपूर्वक विलासिता की सामग्री नहीं बनाई जाती। और सब वो आपस में अब बात कर रहे हैं, और अंत में चाणक्य जब उन सबकी झगड़ा होता है उसके बाद चाणक्य कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, कौमुदी महोत्सव करो, जो करना है करो, अब मुझे यहाँ से जाने की मैं
तुम्हारा कोई महामंत्री नहीं हूँ। तब चंद्रगुप्त कहते हैं आप जाइए, पर आप पहले ये साबित करके जाइए जो आपने इन पर आरोप लगाया है। अब अगर वो गलत हुआ तो हमें पता तो चलना चाहिए, आप सत्य साबित करके जाइए। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। अब वो शुरू करते हैं कि जो वातावरण अभिशाप बन गया है ना, तो आप साबित कीजिए। तो अब वो कहते हैं हाँ मैं प्रमाण देता हूँ। अब वो उससे पूछते हैं, किससे, वसुगुप्त से, कि तुम इसको कब से जानते हो, अलका को। वो कहता है मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना। अच्छा, तो फिर तुम जब इसमें नंद ने एक महोत्सव किया था तब तुम उसमें नहीं थे, तुम गए नहीं थे। पहले वो पूछते हैं कि तुम क्या किस कहाँ के निवासी हो। तो वो कहते हैं मैं कुसुमपुर का नहीं हूँ, मैं दूसरे किसी गांव, कुसुमपुर से दूर एक गांव है, अमरावती का निवासी हूँ। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे इन्होंने समाहर्ता बनाया, चंद्रगुप्त ने। मैं कुसुमपुर में आना आना जाना मेरा लगा रहता है। तो अब वो कहते हैं कि अच्छा अब तुम बताओ कि तुम वर्ष में कितनी बार आते हो। तो वो कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कह सकता। तो चाणक्य कहते हैं तुम प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकते। तो तुमने अब उस फिर उससे पूछते हैं तुमने वसंत उत्सव में भाग लिया था जब नंद ने करवाया था। तो वो कहते हैं हाँ, और वसंत उत्सव में तो राजनर्तकी अलका ने भी नृत्य किया था, तो तुमने उसे देखा था। वो कहता है हाँ। तो देखा था, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते हो और तुमने पहली बार उसका नाम सुना है। तो वो कहता है मैं राजनीति की बातें कहीं भी स्पष्ट नहीं करता। और फिर से चंद्रगुप्त को कहता है मुझे बचाओ। तो चंद्रगुप्त भी कहते हैं नहीं, पहले तुम आचार्य चाणक्य के सब बातों का सही जवाब दो। फिर चाणक्य कहते हैं बड़े राजनीतिज्ञ हो कि राजनीति की बातें, अच्छा अब तुम राक्षस के गुप्तचर कब हो गए। तो वो कहता है मैं तो राक्षस को जानता ही नहीं, तो मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए, कहता है ना चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त कहते हैं नहीं, पहले तुम इनकी बातों का जवाब दो। फिर वसुगुप्त उत्तर देने में वो कहता है मैं असमर्थ हूँ। मैंने कौमुदी महोत्सव में, अभी इस कौमुदी महोत्सव जो चल रहा था ना, उसमें मैंने बहुत आसव पान कर लिया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर देने के लिए। तो वो कह वसुगुप्त चाणक्य कहते हैं अभी तो आसव पान तुम्हें और भी करवाना है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये तो इसके खिलाफ है, राजधर्म के। तो कहते हैं फिर खिलाफ था तो तुमने अभी अभी भी क्यों आसव पान किया। आसव पान यानी मदिरा पान, वही शराब। तो तुमने अभी भी इतना सारा क्यों किया। अब चाणक्य बार बार राजनीति, वो कहता है मैं राजनीति के जवाब नहीं देता। तो चाणक्य कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें राजनीति के जवाब नहीं पूछता हूँ, किसके जवाब पूछता हूँ, इसके कविता की बात करता हूँ। चलो, तो कविता में क्या होता है, कुसुम सुंदर फूल होते हैं, तो कुसुम सुगंधि लिए होते हैं, और वो इतने मादक क्यों होते हैं, नशीले क्यों होते हैं वो फूल। इसलिए ही ना कि उसे सुंदरियाँ अपने हाथ में लेती हैं, इसीलिए वो नशीले हो जाते हैं वो फूल जो सुंदरियाँ हाथ में लेती हैं। तो और जिनके नेत्रों में आसव है, तुम्हारे आसव को देखकर अपने नेत्रों का आसव उसमें ढालकर वे और भी मादक बना देती हैं। मतलब आसव वो मदिरा तो है ही नशा, पर उसमें वो अपने आँखों का भी ये डालकर और उसे मदिरा करवा देती है, इसीलिए उनके सुंदरियों के हाथ से पिलाया जाता है ना आसव। तो वो वसुगुप्त कहते हैं आप तो राजनीति और कविता दोनों में पारंगत हो। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारा, क्योंकि तुम ही कह रहे हो ना, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर वो कहते हैं सुंदरियों के नेत्रों में अधिक मादकता है या उनके होठों पर। वो कहते हैं मैं जवाब नहीं दे सकता। नहीं नहीं, तुम ही जवाब दे सकते हो, राजनीति की रहस्य भी नहीं बता सकते, कविता की बातें भी नहीं बता सकते, ऐसा कैसे, तुम्हें बताना ही होगा। फिर चाणक्य कहते हैं तुम उसमें सम्मिलित हुए थे ना वसंत उत्सव में, और तब तुम जानते भी होगे कि सुंदरियों के नेत्रों में अधिक मादकता है या उनके होठों पर। वसुगुप्त कहते हैं हाँ। तो कहाँ पर, वो कहते हैं, तो वसुगुप्त कहते हैं कि हाँ उनके अधरों में अधिक मादकता है। तो चाणक्य कहते हैं अब मुझे तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछना है, पूछकर मैंने तुम्हें जो कष्ट दिया उसके लिए अब क्षमा करो। अब तुम क्या करो, अब तुमने सारे उत्तर दिए ना मुझे, तो मैं अब तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। क्या पुरस्कार,
कि तुम कह रहे हो ना कि सुंदरियों के अधरों पर मादकता होती है, तो हाँ उसी के अधरों से ही, मतलब जो वो पिएगी ना नर्तकी, उसी के होठों को स्पर्श करता हुआ आसवपान मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ। वसुगुप्त अब डर जाता है, वो कहता है मैं आसवपान नहीं करूँगा, मैं और आसवपान नहीं कर सकता। और अलका भी बता रही है कि मेरा जीवन अभिशाप से परिपूर्ण है, मैं राजनर्तकी बनकर नारी भी नहीं रह पाई, मैं संसार की बड़ी विडंबना हूँ। चाणक्य कहते हैं नहीं देवी, तुम महाराज नंद की नर्तकी हो, मुझे दुख है कि तुम्हारा जीवन कैसा हो गया है, और अब तो तुम्हें आसवपान करना ही होगा। और अलका कहती है मुझे आसवपान न कराओ, मुझे विष दे दो, पर चाणक्य नहीं मानते हैं। वो सर्पदंशन सर्पदंशन करती है, क्योंकि वो कौन है, विष कन्या है। वो जो भी पीती है वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। और बलपूर्वक सैनिकों को बुलाकर वे इससे अलका के द्वारा उसको आसवपान करवाते हैं वसुगुप्त को। और वसुगुप्त वहाँ लड़खड़ा कर गिर जाता है और कहता है हे महामंत्री चाणक्य, आप राक्षस पर विजयी हुए। मरते मरते मतलब वो बोलता जाता है। राजनर्तकी सुवासी ने नृत्य नहीं किया, और उसने किसे भेजा, इस विष कन्या अलका को भेजा। और कौमुदी महोत्सव नहीं नहीं ऐसा सब बोलकर वो तो मर जाता है। और तभी चंद्रगुप्त कहते हैं ओह ये विष कन्या है। और फिर विष कन्या भी क्या करती है, माफ़ी मांगने आती है, उसके पैर छूने ही वाली होती है। तो चाणक्य फिर से उसे बचाते हैं, दूर रहो इससे, नहीं तो ये तुम्हारे अपने दांतों से तुम्हें काट लेगी, तो विष पूरा तुम्हें चढ़ जाएगा, तुम अभी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। और इस तरह अब सबको बंदी बनाते हैं, राजनर्तकी को बंदी बनाते हैं। और अंत में चंद्रगुप्त कहते हैं कि महामंत्री चाणक्य, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, आप कहीं मत जाइए, आपके बिना तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा, कौमुदी महोत्सव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।